students, I am Puneet from Prab Kirpa classes. We are going to start the chapter number 6, Combustion and Flame. Question number 1, list conditions under which combustion can take place. Answer. The conditions under which combustion takes place are as follows. Presence of combustible substance or substance which can burn. Presence of air to supply oxygen. Heating the combustible substance to its ignition temperature. In simple words, combustion means the process of burning something. Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen of air to give off heat. Sometimes light is also produced during combustion. Ignition temperature must be maintained during the process of combustion. Ignition temperature is defined as the minimum temperature at which the substance catches fire. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कंबस्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना जरूरी है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि कंबस्शन किसे कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कंबस्शन जो है किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को बर्न करने के प्रोसेस को हम कंबस्शन कहते हैं। कंबस्शन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस हवा की ऑक्सीजन लेकर हीट को प्रोड्यूस करता है। कंबस्शन के प्रोसेस में कई बार लाइट भी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है इग्निशन टेम्परेचर, वो भी हमें याद रखनी चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर का मीनिंग होता है वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर पहुंचकर कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट है वो फायर को कैच करता है। अब हम आते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ कि कंबस्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का होना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन है कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे हमारे सामने ये एक पेपर है पीस, यानी कि किसी भी कंबस्शन के टेक प्लेस करने के लिए कोई ना कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसको कि हम बर्न कर सके, जहां जो भी सब्सटेंस बर्न हो सके वो होना जरूरी है। दूसरा है कि अगर हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं, सपोज करो इसी को बर्न करते हैं, तो इसके लिए हवा में ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। यह है दूसरी कंडीशन। तीसरा है कि अगर हम किसी भी वस्तु को अगर बर्न करते हैं तो इसके लिए उसको एक मिनिमम टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। जैसे आप ये कागज लें और दूसरी तरफ आप एक प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट लें, आप अगर इन दोनों को गर्म करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है पीस ऑफ पेपर जो है ये जल्दी बर्न हो जाएगा, इसकी कंबशन जल्दी हो जाएगी। पर अगर आप ये प्लास्टिक के पीस की बात करें तो इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, ये जल्दी से बर्न नहीं होता। नेक्स्ट Question number 2, filling the blanks. A. Burning of wood and coal causes dash of air, pollution of air. Burning of wood produces carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur oxides and nitrogen oxides. Burning of coal releases significant amount of greenhouse gases. Carbon dioxide and chlorofluorocarbons are examples of greenhouse gases. जब हम वुड को या कोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इससे एयर में पोल्यूशन पैदा होता है। अगर हम वुड को बर्न करते हैं तो इससे हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और अन्य कई तरह की जहरीली गैसें जो हैं वो हवा में रिलीज होती हैं। अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो इससे हवा में ग्रीन हाउस गैसेज जो है बढ़ती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। B. A liquid fuel used in pumps is dash liquefied petroleum gas. One of the uses of LPG is as domestic fuel or what we know as cooking fuel. घर में जो गैस हम यूज करते हैं लिक्विड फ्यूल, उसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं या इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं और अन्य टर्म इसकी कुकिंग फ्यूल भी है। C. Fuel must be heated to its dash before its starting burning. Ignition temperature. Ignition temperature is defined as the minimum temperature at which the substance catches fire. जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि अगर हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं या कोई भी चीज अगर बर्न होती है तो वो कम से कम उस टेम्परेचर तक पहुंचनी चाहिए जहां पर जाकर वह जो है वो बर्न हो सके। इसी को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। D.
Fire produced by oil cannot be controlled by dash water because water is heavier than oil and oil floats on water. Water does not reduce the ignition temperature or cut off the supply of oxygen to oil and fire still expands. In case of Class B fires, fire extinguisher using foam, multi-purpose dry chemicals powder or highly pressurized carbon dioxide should be used. Foam forms a blanket-like structure on the oil surface, separates the surface of oil from oxygen and reduces the fire. अगर कहीं भी ऑयल में फायर हो, यानी कि ऑयल के कुएं में या कहीं भी ऑयल में फायर लगी हो, तो उसको अगर हमने कंट्रोल करना है तो उसके लिए वाटर एक्सटिंग्विशर या वाटर की जरूरत नहीं है। उससे आग ऑयल की नहीं कंट्रोल होती। क्योंकि इसका कारण ये है कि सपोज करो यहाँ पर ऑयल का है और आप उस पर वाटर डाल रहे हैं। जो वाटर है ये हैवियर होता है और ये नीचे चला जाता है। ये वाटर जो है वो यहाँ पर चला जाएगा और ऑयल जो है ये फिर भी ऊपर की तरफ फ्लो करता रहेगा। इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट नहीं होगी और जो ऑयल है वो बर्न ही होता रहेगा। अगर हम फायर्स की बात करें तो उसकी क्लासिफिकेशन वैसे 5 टाइप्स की होती है, क्लास A, B, C, D एंड K। और जो ऑयल के कारण जो फायर होता है ऑयल के द्वारा, उसको क्लास B कैटेगरी में हम रखते हैं। अगर क्लास B फायर हो तो उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो फोम बेस्ड होना चाहिए या ड्राई केमिकल पाउडर उसमें यूज होना चाहिए या हाईली प्रेशराइज्ड कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अगर हम फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर की बात करें तो अगर हम फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं ऑयल फायर, जहां पर ऑयल पर फायर हो तो वहां पर फोम जो है वो एक ब्लैंकेट स्ट्रक्चर बना देती है ऑयल के सरफेस पर। यहाँ पर सपोज करो ये फोम हम डाल देते हैं तो फोम जो है ये ब्लैंकेट स्ट्रक्चर सारा बना देती है और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट कर देती है, जिससे कि फायर है वो रिड्यूस हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। Question number 3. Explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. Answer. The use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities as combustion of CNG produces very small amount of harmful undesirable pollutants compared to diesel and petrol. It is a comparatively cleaner fuel. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी के यूज होने से हमारी सिटीज में पोल्यूशन कम हुआ है। तो आंसर है कि डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में अगर हम सीएनजी को ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं तो इससे हमारे शहरों में सिटीज में पोल्यूशन का लेवल जरूर कम हुआ है, क्योंकि सीएनजी जो है उसके बर्न होने से, उसके कंबशन होने से अनडिजायरेबल पोल्यूटेंट्स हैं वो काफी कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में सीएनजी जो है ये एक कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल है। Question number 4. Compare LPG and wood as fuels. LPG. It is a gaseous fuel. It is a smokeless fuel. It is easily stored in cylinders. It does not cause any health problems. It does not cause deforestation. It can be easily transported through pipeline or cylinder. No residue after burning. Burn easily. Or wood. It is a solid fuel. It produces a lot of smoke. It requires more space to store. It causes choking and dizziness. Wood emits 5 times of carbon than LPG while burning. Wood comes after cutting trees, so it causes deforestation. It cannot be transported easily like LPG. Leave a lot of ash on burning. Catch fire with more difficulty. अगर हम एलपीजी और वुड को कंपैरिजन करें तो एलपीजी जो है वो एक गैस बेस्ड फ्यूल है, जबकि वुड जो है वो सॉलिड फ्यूल है। एलपीजी को अगर हम बर्न करते हैं तो ये एक स्मोकलेस फ्यूल है, कोई स्मोक पैदा नहीं होती एलपीजी को यूज करने पर। अगर हम वुड को यूज करते हैं तो जो वुड है वो काफी सारा स्मोक पैदा करती है। एलपीजी को आसानी से हम सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं, जबकि वुड को स्टोर करने के लिए हमें बहुत ही स्पेस की जरूरत होती है। एलपीजी को यूज करने पर कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि वुड को यूज करने पर बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। और वुड जो है वो एलपीजी के कंपैरिजन में
5 टाइम्स ज्यादा कार्बन को रिलीज करता है। एलपीजी जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कोई भी ट्रीज को कट नहीं करना पड़ता। ऑन द अदर हैंड जो वुड है वो हमें ट्रीज से प्राप्त होती है, इसलिए हमें वुड को प्राप्त करने के लिए ट्रीज को काटना पड़ता है, जिसके कारण डिफोरेस्टेशन होती है। एलपीजी को ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। इसको ट्रांसपोर्ट के लिए हम पाइपलाइंस बिछा रहे हैं या सिलेंडर को यूज करते हैं, और जो वुड है उसको ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं कर सकते। अगर हम एलपीजी को यूज करते हैं तो इसके बाद में कोई भी ऐश या रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होता। अगर हम वुड को यूज करते हैं तो इसकी बर्निंग के बाद में बहुत सी ऐश बच जाती है। एलपीजी को बर्न करना बिल्कुल आसान है, और अगर हम वुड को बर्न करते हैं तो इसको बर्न करने में हमें काफी डिफिकल्टी होती है। दूसरी बात, अगर आप एक 144 किलोग्राम एलपीजी गैस अगर सपोज करो आप एक ईयर में यूज करते हैं, तो इससे आप 1.3 टन ऑफ वुड हर साल की बचा रहे हैं। दूसरा कि वुड जो है उसमें फ्यूल जो है वो ओनली 50% होता है, जबकि एलपीजी जो है वो 100% फ्यूल है। ये आपके सामने एक पिक्चर भी है कि एलपीजी के 10.75 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 किलोग्राम ऑफ वुड। Question number 5. Give reasons. A. Water is not used to control fires involving electrical equipment. Answer. Water is a good conductor of electricity. If used to control fires involving electrical equipment, then the person dosing the fire might get an electric shock. Also, water can damage electrical equipments. Hence, water is not used to control fires involving electrical equipment. CO2 extinctions are ideal for places with a lot of electrical equipment such as offices or server rooms because they are safe to use on fires involving electrical apparatus. Carbon dioxide extinctions do not leave any residue unlike a foam extinguisher. अगर कहीं भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लगी हो तो वहां पर वाटर को यूज नहीं करना चाहिए। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि ये अपने में से आसानी से बिजली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। अगर कहीं भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लगी हो और वहां पर हम पानी डालते हैं तो हो सकता है कि जो पर्सन पानी डाल रहा है आग पर उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगे। दूसरा ये भी बात है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो पानी से डैमेज हो जाते हैं, इसलिए अगर कहीं भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर आग लगी हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए वाटर को नहीं यूज करना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह की फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड एक्सटिंग्विशर्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो आग है जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को लगी हो वहां पर बहुत से इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो ये कोई भी रेसिड्यू बाकी नहीं बचता। अगर हम इसको यूज करते हैं इससे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। Next, give reasons. B. LPG is a better domestic fuel than wood. Answer. LPG is a better domestic fuel than wood because it does not produce smoke on burning. It also does not leave any residue, while wood on burning produces smoke and also leaves ash as residue. LPG on burning does not pose any respiratory problems. Further, it is easy to transport LPG than wood. Hence, LPG is a better domestic fuel than wood. अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी जो है वो वुड के कंपैरिजन में अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल है, वो कैसे? इसका कारण ये है कि अगर हम एलपीजी को यूज करते हैं तो इसको यूज करने पर बर्न करने पर कोई भी स्मोक यानी कि धुआं पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर हम वुड को प्रयोग करते हैं, बर्निंग करते हैं घर में, तो उसको बर्न करने के बाद में बहुत सी ऐश भी पैदा होती है और बहुत सा धुआं भी पैदा होता है, जबकि एलपीजी को यूज करने पर कोई भी ऐश या रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होता। एलपीजी को यूज करने पर क्योंकि कोई धुआं नहीं होता, स्मोक नहीं होती, इसलिए हमें कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि एलपीजी को ट्रांसपोर्ट करना वुड के कंपैरिजन में बहुत ही आसान होता है। इन सभी बातों के मद्देनजर एलपीजी जो है
वो वुड के कंपैरिजन में एक अच्छा डोमेस्टिक फ्यूल माना जाता है। C. Paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. Answer. The ignition temperature required by paper to catch fire is low. So paper by itself catches fire easily. When the same paper is wrapped around an aluminium pipe, it does not catch fire easily because aluminium, being a metal, is a good conductor of heat, and heat is transferred from paper to the metal and paper does not attain the ignition temperature. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक पीस ऑफ पेपर को अगर हम जलाते हैं तो वो आसानी से फायर पकड़ लेता है। अगर उसी पेपर को हम किसी एल्युमिनियम पाइप के इर्द गिर्द रैप कर देते हैं तो ये पेपर आसानी से फायर को नहीं पकड़ता। इसको हम थोड़ी सी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये एल्युमिनियम की पाइप है, अगर हम इस पेपर को जलाते हैं तो ये आसानी से आग पकड़ लेता है, फायर पकड़ लेता है। अगर ये एल्युमिनियम की पाइप है और हम इसको रैप कर देते हैं और हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं तो ये आसानी से आग नहीं पकड़ता, क्योंकि जब हम इसको जलाते हैं तो एल्युमिनियम का जो अंदर पाइप है वो सारी की सारी जो हीट है वो उसको ट्रांसफर हो जाती है, पेपर से एल्युमिनियम की पाइप को ट्रांसफर हो जाती है और पेपर जो है वो अपना इग्निशन टेम्परेचर को अटेन नहीं कर पाता। इसलिए अगर पेपर जो है वो एल्युमिनियम पाइप के इर्द गिर्द रैप किया होता है तो वो जल्दी से आग नहीं पकड़ पाता। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम। ये आपके सामने कैंडल फ्लेम बनाई गई है। ये आप देखते हैं कि कैंडल के सब दैट ऑन द आउटर मोस्ट पार्ट, दिस इज द आउटर जोन ऑफ द फ्लेम। यहाँ पर दिस इज ब्लू इन कलर, this is the middle zone of the flame which is yellow in color, this is the innermost part which is black in color. If we talk about the outermost zone of the candle flame, which is blue in color, this is the hottest part, and the middle zone of the candle flame is moderately hot, which is yellow in color, and the innermost zone of the flame which is least hot. So you will please observe that a candle flame consists of 3 different zones which we have discussed: outer zone, middle zone and innermost zone. Question number 7. Name the unit in which the calorific value of a fuel is expressed. The calorific value of a fuel is expressed in kilojoules per kilogram. Question number 8. Explain how CO2 is able to control fires. Answer. Carbon dioxide fire extinguishers put out fire caused by inflammable materials like oil and petrol and electrical equipments. Carbon dioxide is heavier than oxygen and it covers the fire and cuts off the supply of oxygen and puts out the fire. Carbon dioxide is stored at high pressure as liquid in cylinders. The carbon dioxide is also very cold as it comes out of the extinguisher, so it cools the fuel as well. सबसे पहले क्वेश्चन है कि फ्यूल की क्लोरिफिक वैल्यू किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा आंसर है किलो जूल्स पर किलोग्राम। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि के जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और जे जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फायर को कैसे कंट्रोल कर लेती है। अगर कहीं भी डीजल को, पेट्रोल को या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड एक्सटिंग्विशर्स यूज किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हैवियर होती है और जब कहीं भी पेट्रोल, डीजल या कहीं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लगी हो तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को उसके ऊपर डालते हैं तो हैवियर होने के कारण, ऑक्सीजन से हैवियर होने के कारण नीचे चली जाती है और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट हो जाती है और इससे फायर को कंट्रोल करने में आसानी होती है। दूसरी बात, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फायर एक्सटिंग्विशर में हाई प्रेशर पर लिक्विड के रूप में स्टोर की जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत ही ठंडी होती है जब वो फायर एक्सटिंग्विशर से
बाहर आती है और इससे जो फ्यूल है वो भी जल्दी कूल हो जाता है। Question number 9. It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. Explain. Answer. The green leaves contain some water, due to which the ignition temperature of leaves increases and they do not catch fire easily, while dry leaves have no water, so they catch fire easily. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि अगर ग्रीन लीव्स का एक ढेर लगा हो और दूसरी तरफ ड्राई लीव्स हो तो ग्रीन लीव्स को बर्न करना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन लीव्स में कुछ वाटर होता है, जबकि ड्राई लीव्स में कोई भी वाटर नहीं होता। जब हम ग्रीन लीव्स को बर्न करना चाहते हैं तो इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है, यानी कि इनको बर्न करने के लिए जो हीट हमें सप्लाई करनी पड़ती है वो ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए ये काफी देर बाद ही आग को पकड़ पाते हैं ग्रीन लीव्स। जबकि ड्राई लीव्स में कोई भी पानी नहीं होता, वाटर नहीं होता, इसलिए ये आसानी से फायर को पकड़ लेते हैं। Question number 10. Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver and why? Answer. The goldsmith uses the outermost zone of the flame to use for melting gold and silver because it is the hottest part of the flame which provides the temperature required for melting gold and silver. A candle flame consists of 3 different zones. Each zone has different temperature and different color. The outer zone is blue in color and is the hottest zone as compared to other zones. The middle zone is yellow in color and is moderately hot. The inner zone is black in color and is the least hot region. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो गोल्ड को या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए फ्लेम का कौन सा जोन यूज करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि कैंडल फ्लेम के 3 जोन होते हैं, आउटर मोस्ट जोन, मिडल जोन और सबसे नीचे वाला जोन, इनर जोन। जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो ब्लू इन कलर होता है और वो हॉटेस्ट जोन होता है, और जो मिडल जोन जो येलो कलर का होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, और इनर जोन जो कि ब्लैक कलर का होता है वो सबसे कम हॉट होता है। क्योंकि गोल्ड स्मिथ को गोल्ड को मेल्ट करना होता है या सिल्वर को मेल्ट करना होता है तो वो जो है वो आउटर मोस्ट जोन जो कि सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है उसी को यूज करते हैं। अब हमारे सामने नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kilogram of a fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoules. Calculate the calorific value of the fuel. Answer. We have been given that the weight of the fuel is 4.5 kg. On the other hand, we have also been given the heat produced. This is 1,80,000 kilojoules. We are to find out the calorific value of the fuel. This is the formula of calorific value, which is equal to amount of heat produced divided by weight of fuel burnt. Here the amount of heat produced is 1,80,000 kilojoules. We divide it by the weight, which is 4.5 kilogram, and the answer is before us 40,000 kilojoules per kilogram. Question number 12. Can the process of rusting be called combustion? Discuss. Answer. Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen of air to give off heat. Sometimes light is also produced during combustion, whereas in rusting, iron reacts with oxygen and water to form iron oxide, but it takes a long time for iron to rust. Rusting of iron is an example of slow combustion in which very small amount of heat is produced. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि क्या रस्टिंग के प्रोसेस को हम कंबशन कह सकते हैं। तो आंसर है कि कंबशन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट को प्रोड्यूस करता है, या कंबशन के प्रोसेस में कई बार लाइट भी प्रोड्यूस होती है। अगर हम रस्टिंग की बात करें तो इसमें आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, पर आयरन को रस्टिंग होने में काफी लंबा समय लगता है। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये एक स्लो कंबशन की एग्जांपल है जिसमें कि हीट
बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होती है। Question number 13. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame. Whose water will get heated in a shorter time? Answer. Water in Ramesh beaker will heat faster because he kept his beaker in the outermost zone, which is the hottest part of the candle flame, whereas Abida kept the beaker in the yellow part of the candle flame, which is less hotter than blue part. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि अबीदा और रमेश ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बीकर लिया और उसमें पानी को रखा और पानी को हीट किया। जो अबीदा है उसने जो फ्लेम का कैंडल फ्लेम का जो येलो पार्ट है वहां पर बीकर को रखा और रमेश ने जो आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लेम का वहां पर बीकर को रखा। आप बताएं कि किस बीकर का पानी जो है वो कम समय में गर्म होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि रमेश ने अपना बीकर जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट में रखा। आप देखते हैं कि यहाँ पर अगर आउटर मोस्ट पार्ट में हम बीकर रखते हैं तो ये हॉटेस्ट जोन है, इसलिए रमेश का जो बीकर है वो जल्दी गर्म होगा, जबकि दूसरा अबीदा है उसने अपना जो बीकर है वो मिडल जोन जो कि येलो पार्ट है वहां पर रखा। ये मॉडरेटली हॉट है। मॉडरेटली हॉट होने के कारण यहाँ पर जो चीज है वस्तु है वो देर से गर्म होगी, इसलिए रमेश का बीकर ही सबसे तेजी से हीट होगा। If you liked our video, please like, share and subscribe our channel. Thank you.